गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इस लेसन के अंदर हम पढ़ रहे थे डाल्टन लॉ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डाल्टन लॉ के बारे में बताया था, डाल्टन लॉ क्या था। और डाल्टन लॉ जो है वो एक हम ऐसा कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का लॉ है। हालांकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज के टाइम में उनको सही नहीं माना जाता। तो डाल्टन लॉ जो था वो क्या था, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। आज हम डाल्टन लॉ और उसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे। लिमिटेशंस इसलिए क्योंकि लिमिटेशंस का मतलब ये है कि डाल्टन लॉ में क्या क्या गलत था उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों की बात करेंगे। डाल्टन लॉ क्या था मैं रिवाइज करूंगा उसको, और लिमिटेशंस की मैं बात करूंगा, लिमिटेशंस क्या है। तो देखिए, डाल्टन लॉ जो था उसका फर्स्ट पॉइंट जो था वो ये था कि एटम जो है वो अनडिवाइडेबल है। ठीक है, एटम जो है, एटम नॉट डिवाइडेबल। डिवाइडेबल जो है वो नहीं, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये डाल्टन ने कहा। तो अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस की ये है कि एटम को तो बाद में डिवाइड कर दिया गया था। एटम जो था उसको अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर और बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये बात तो गलत हो गई, एटम को तो डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो इस तरीके से इसकी ये लिमिटेशन लगी इसके ऊपर कि भैया ये जो था वो डाल्टन ने कहा था वो अनडिवाइडेबल है, लेकिन ये अभी जाके बाद में जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिस्कवर किया और इसको एटम को डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स के अंदर। क्लियर है? दूसरी बात, सेकंड बात जो थी वो डाल्टन ने ये कहा था कि जैसे एक ही एलिमेंट है तो उसके सारे एटम क्या होंगे? सेम होंगे, एक जैसे होंगे। एक ही एटम के सभी एक ही एलिमेंट के सभी एटम जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, वन एलिमेंट हैव सेम एटम। उसने ये कहा था, एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सारे एटम क्या होंगे? सेम होंगे। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के सारे एटम क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन यहां पे भी एक गड़बड़ हो गई। जैसे ही लिमिटेशन की बात करते हैं, जैसे ही आइसोटॉप को डिस्कवर किया गया, आइसोटॉप को डिस्कवर किया गया, तो आइसोटॉप क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं जिनका मास जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आइसोटॉप जो है कि डिस्कवर के बाद में ये बात भी गलत साबित होगी कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने कार्बन की बात करी तो कार्बन जो है वो सारे कार्बन एक ही जैसे होने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही आइसोटॉप को डिस्कवर किया तो कार्बन के जो तीन आइसोटॉप होते हैं, C12, C13 और C14, तो क्योंकि तीन अलग अलग प्रकार के एटम हैं, इनका मास भी अलग अलग होता है तीनों का, तो ये बात भी गलत साबित होगी। उसने कहा था एक ही एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आइसोटॉप बनते हैं। तो आइसोटॉप के अंदर क्या होता है कि एटम जो है उनका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, तो वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये सेकंड लिमिटेशंस। फिर उसके बाद में डाल्टन ने ये कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके जो एटम होंगे
वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो आपस में मैच नहीं करेंगे, वो तो अलग अलग हैं। लेकिन यहां पे फिर एक लिमिटेशन लगती है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके एटम्स जो हैं वो सेम मॉलिक्यूलर मास या सेम एटॉमिक मास रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम 40, ऑर्गन 40। तो कैल्शियम और ऑर्गन जो है दोनों का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास जो है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब मास की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो सेम हो गए, दोनों सेम हो गए। तो डॉल्टन ने तो ये कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट जो है उनके एटम जो है वो डिफरेंट होंगे। यहां पर क्या है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास के व्यू से देखें तो दोनों सेम है। तो ये भी लिमिटेशन इसके अंदर लग जाती है। क्लियर है? तो एटॉमिक ये थर्ड जो पोस्टुलेट थी वो भी गलत साबित हुई। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में डाल्टन ने ये कहा था कि जो एटम है उसको ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। ना तो उसको बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया। इसको हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलते हैं। तो देखिए, अब अगर एटम जो है उसको ना तो बनाया जा सकता है, ना तो वो फॉर्म किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेशन ये है इसकी कि एटम जो है वो उनको चेंज किया जा सकता है। यानी कि जो उनका मास है उसको हम चेंज कर सकते हैं, मास को उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। डिस्ट्रॉय का मतलब ये कि मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। जैसे देखो, जैसे मान लिया ये एटम है, तो ये एटम जो है इसकी एक खासियत ये होती है कि ये अल्फा, बीटा और गामा तीन टाइप की रेडिएशंस जो है वो एमिट करता है। तो जब रेडिएशन एमिट होंगी तो एटम का मास जो है वो कम होता जाएगा। मास कम होता जाएगा, मास किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। तो डाल्टन ने कहा था कि एटम को तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय तो नहीं किया जा सकता, लेकिन देखिए मास को तो चेंज किया जा सकता है एनर्जी में। तो ये वाली जो बात थी ये भी इसमें लिमिटेशन लगी इस थ्योरी के ऊपर। फिर इसके बाद इसके अलावा और देखिए क्या डाल्टन ने कहा और क्या क्या उसके अंदर लिमिटेशंस लगती हैं। देखिए, अब जैसे हम बात करें डाल्टन की, तो एक और चीज है, जैसे एटम को एक स्फीयर माना गया है, ठीक है। ये भी मान लिया गया कि भी उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां एक आपने शायद एक दो दिन पहले लॉ पढ़ा होगा एक, कि जब भी डिफरेंट एलिमेंट हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा सिंपल रेशो में रिएक्ट करते हैं, सिंपल रेशो में, ठीक है, सिंपल रेशो में रिएक्ट करते हैं। सिंपल रेशो में कैसे रिएक्ट करते हैं, देखिए, जैसे एग्जांपल मैंने लिया C12, जैसे सॉरी सिंपल रेशो की बात करें तो जैसे NaCl की बात कर लेते हैं, 1:1 है, ठीक है, NaCl। और बात कर लेते हैं, अमोनिया की बात कर लेते हैं, 1:3, ठीक है। तो ये सिंपल रेशो है इसका, ठीक। अब इसको आप देखो, ये तो सिंपल रेशो है बट ये सिंपल रेशो नहीं है, ठीक है। ये एक कंप्लीट नंबर है, सिंपल रेशियो इसको नहीं कहा जा सकता। सिंपल रेशियो वो होते हैं जो डिवाइडेबल होते हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है, कंप्लीट नंबर है। और एग्जांपल देखो, C12 H22 O11, तो रेशियो देखिए 12 22 11। तो ये सिंपल रेशियो नहीं है, ये कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट रेशियो तो है ये, मतलब 12.5 नहीं है यहाँ पर, 22.3 नहीं है या 11.2
कुछ भी नहीं है, कंप्लीट नंबर है, ये सिंपल रेशियो नहीं है। तो ये थ्योरी जो है इस बात पे भी, क्योंकि एटम को स्फीयर माना गया था, तो स्फेरिकली अगर एटम है तो ये इसका जो है कंप्लीट रेशियो आता है, सिंपल रेशियो आना इसमें जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, जो डाल्टन का लॉ है, कल हमने एक लॉ पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो में हमने लॉ पढ़ा था, गे-लुजैक लॉ। गे-लुजैक लॉ जो है वो सिंपल वॉल्यूम की बात करता है। गे-लुजैक वॉल्यूम की मैं लॉ की बात करूं तो H2Cl2 2HCl ये था, और इसमें अगर वॉल्यूम की बात करें, 1 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम ये 2 1 1 1 1 1 2 रेशियो है ना, 1:1:2 ये आ रहा है। गे-लुजैक लॉ ये है, लेकिन जो डाल्टन लॉ है वो सिंपल इस लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, डाल्टन लॉ जो है उसकी जो पोस्टुलेट्स हैं वो गे-लुजैक लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलती। फिर उसके बाद में एक चीज और है कि जो डाल्टन लॉ है वो किसी भी एलिमेंट के मास, वॉल्यूम और उसकी वैलेंसी के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं उनको नहीं एक्सप्लेन करता। तो देखिए मैंने आपसे बात करी थी अभी कार्बन की, कार्बन जो है उसका मास अलग अलग है, देखो ये देखिए मास अलग अलग है ना तीनों का। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं वैलेंसीज की, तो जैसे क्रोमियम की बात करूं तो +2 +3 +4 +5 इस तरीके से वैलेंसी अलग अलग है इसकी। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी अलग होगा, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म में तो वॉल्यूम अलग होगा, और गैसेस फॉर्म में वॉल्यूम अलग होगा। तो मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम के बारे में, वैलेंसीज के बारे में और मास के डिफरेंसेस के बारे में डाल्टन लॉ जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो लिमिटेशन डाल्टन लॉ की ये है कि जैसे ऑक्सीजन की बात तो हमने कर ली, लेकिन जब हम O2 की बात करते हैं तो ये O2 किस प्रकार से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रही है। तो ऑक्सीजन हुआ या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल हुए, तो उनके बीच में आपस में बॉन्ड जो है वो किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, इस बात की एक्सप्लेनेशन जो है वो डाल्टन लॉ के अंदर नहीं है। और लास्ट जो है वो ये है कि डाल्टन लॉ जो है वो एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता वो, क्योंकि उसने तो कहा था कि वो अनडिवाइडेबल है, कि डिवाइड हो जाते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हो जाती है, एटम और एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बनते हैं, उन बॉन्ड के कारण ही मॉलिक्यूल बनता है। तो वो बॉन्ड की बात नहीं करता, ना ही मॉलिक्यूल की बात करता है। तो ये डाल्टन लॉ के कुछ लिमिटेशंस थे। डाल्टन लॉ क्या था ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। लिमिटेशंस जो हैं वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिए हैं। तो यहां तक हमने इसको रीड करना है। डाल्टन लॉ की जो लिमिटेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इनको नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खास करके केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगी उनके अंदर ये टॉपिक जो है वो आपको आना ही चाहिए। तो देखिए एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो इस टॉपिक को मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन एवोगाड्रो नंबर से पहले मैं आपको एक ये नंबर बता देता हूं, 6.023 into 10 to the power 23। ओके, 6.023 into 10 to the power 23 ये एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक है और ये नंबर लिखवा दिया मैंने आपको। आपको ये बताना है कि ये एवोगाड्रो नंबर आया कहां से। ठीक है भाई, एवोगाड्रो नंबर जो है मैक्सिमम यूज होता है उसका कैलकुलेशन के अंदर
अवोगाद्रो नंबर कहां से लाया गया, कंसेप्ट क्या था इसके पीछे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद आपने 10th के अंदर ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये अवोगाद्रो नंबर जो है ये कहां से डिस्कवर हुआ है, कहां से इसको ये हाइपोथेसिस इसकी ली गई। तो कल हम अवोगाद्रो नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।